हेलो एवरीवन। यूपीपीसीएस के एग्जाम के लिए उत्तर प्रदेश का विषय वस्तु यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहता है और इससे काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाते हैं जो उत्तर प्रदेश के इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और साथ ही साथ समसामयिक घटनाक्रम से रिलेटेड होते हैं। में ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएस हो या अदर कोई एग्जाम है, चाहे आपको देखा जाए यूपी ट्रिपल एससी का है, लेखपाल जैसे एग्जाम है, वहाँ पर भी यूपी स्पेशल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चन की प्रकृति ज़्यादातर आपको स्टैटिक बेसिस होती है और इसीलिए हम यहाँ पर सारे क्वेश्चन को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स के 5 वीडियो सीरीज़ की ये आपको वीडियो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आपको उत्तर प्रदेश का यहाँ पे एक संपूर्ण घटनाक्रम को स्टडी करना है और साथ ही साथ यहाँ पर आपके एग्जाम के लिए ज़्यादातर प्रश्नों को हल करने में आपको सक्षम बनाना है। तो चलिए इसी कड़ी में यहाँ पर पहला जो वीडियो है उत्तर प्रदेश के स्टैटिक जीके में हिस्ट्री को लेकर स्टडी करते हैं। क्या क्या रहा प्रमुख विशेष घटनाक्रम जो प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान समय से रिलेटेड, यहाँ पर आपको प्राचीन कालीन, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के लेकर हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश के जीके और हिस्ट्री में भारत के नामकरण की स्थितियों के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, भारत के प्रथम जो चक्रवर्ती सम्राट ययाति जो नहुस के पुत्र थे, के 5 पुत्रों ने 5 राजवंशों की यहाँ पर स्थापना की। अब इसमें से देखिए कुरुवंश है जिसकी राजधानी यहाँ पे हस्तिनापुर थी। दूसरी यदुवंश है, ये देखिए यहाँ पे मथुरा इसकी राजधानी रही, तो इसको ध्यान रखना है, यूपी से रिलेटेड एक यहाँ पर है। गाधीवंश है गन्नौज, वज्रवंश है कौशाम्बी, छात्र वृद्धवंश है यहाँ पे वाराणसी, छात्र। तो यहाँ पे देखा जाए तो 5 जो राजवंश रहे हैं, यहाँ पर देखा जाए तो इनकी जो राजधानी है या जो आपके क्षेत्र हैं वो यूपी बेस्ड आपको इसमें काफ़ी सारे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इनको आपको सबसे पहली चीज़ साहित्यिक स्रोतों के रूप में इनको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद कुरुवंश के राजा दुष्यंत के पुत्र के नाम पर भारत का देश जो है भरत पड़ा है। भारत में अगर देखा जाए खासकर जो प्रमुख यहाँ पे पुरातात्विक स्थल रहे हैं, तो एक तो देखिए हस्तिनापुर है जो कि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है और यह कुरु साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। इतिहास में देखें तो हस्तिनापुर का संदर्भ सम्राट भरत की राजधानी के रूप में आता है और महाभारत में इसका विशेष उल्लेख है। 1 फरवरी 2020 को अगर देखें तो हस्तिनापुर समेत 5 पुरातात्विक स्थलों के कायाकल्प के लिए समेत पर्यटन को बढ़ावा देने का यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी के द्वारा निर्णय लिया गया था और इनमें से एक यहाँ पर देखा जाए तो हर एक जगह एक एक संग्रहालय बनाए जाएंगे, जिसमें से एक यहाँ पे हस्तिनापुर में होगा। दूसरा राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में है। दिल्ली से राखीगढ़ी की दूरी 150 किलोमीटर है और ऐसा पुरातात्विक स्थल जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, जो 4000 वर्ष पहले सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती थी। उत्खनन में यदि हम देखें तो यहाँ पर आपको चौड़े रास्ते हैं, सीवेज प्रणाली रही है, मृदा और कांस्य बर्तन इत्यादि आपको राखीगढ़ी से प्राप्त हुए। तीसरा इसमें है आपका शिवसागर, चौथा धौलावीरा और पांचवा है आदिचनल्लूर। तो यहाँ पर देखिए शिवसागर जो है वो आसाम में है। ठीक है, पुरातात्विक स्थल है ये। यहाँ एक बड़ी झील भी है और यहाँ के जो इतिहास के अहोम राजा शिव सिंह से ये जुड़ा हुआ है। अहोम साम्राज्य की ये राजधानी भी रही है। धौलावीरा की बात करें तो ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और यह स्थल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक खंडहर है और सरकार ने यहाँ म्यूजियम बनाने की भी घोषणा की है। तमिलनाडु के आदिचनल्लूर की बात करें तो यहाँ पे तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले में स्थित है और यह पुरातात्विक स्थल पांड्य साम्राज्य से संबंधित है। यह नगरी ईसा से 7 सदी पहले धनधान्य और शिल्प की दृष्टि विश्व के समृद्ध केंद्रों में से एक है और इसीलिए यहाँ पर देखा जाए तो 5 इन स्थलों के पुरातात्विक स्थलों को लेकर के, लेकिन यहाँ पे यूपी का जरूर ध्यान रखना है हस्तिनापुर के बारे में। ठीक है, स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक संग्रहालय बनाए जाने की भी बात की गई है, बाकी के 5 आपको अन्य ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में देखिए उस समय देखा जाए तो महाजनपद काल जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश से स्टैटिक डेटा को देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे। उत्तर प्रदेश के यहाँ पे 8 महाजनपदों की बात यहाँ पे की गई है। तो हम यहाँ पे महाजनपद, उनकी राजधानी और विस्तार क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। एक-एक करके चलिए देखते हैं। सबसे पहला देखिए पांचाल है। किस प्रकार की प्रणाली थी? तो राजतंत्रीय प्रणाली थी। राजधानी देखिए तो अहिछत्र, बरेली और कांपिल्य फर्रुखाबाद इनकी थी और विस्तार क्षेत्र अगर हम देखें तो ये बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद के आसपास के क्षेत्र को मिला करके यहाँ पर डेवलप था या फिर विस्तारित था। दूसरा है यहाँ पर देखिए कुरु है, ये भी आपका राजतंत्र ही था और इंद्रप्रस्थ यहाँ पर देखा जाए दिल्ली इसकी राजधानी रही और मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर के आसपास के जो क्षेत्र हैं वो आपको कुरु महाजनपद के अंतर्गत आते थे।
तीसरा महाजनपद है इसमें वत्स, जो कि राजतंत्रीय प्रणाली है, कौशाम्बी में इलाहाबाद के पास है। इलाहाबाद के आसपास का जो पूरा क्षेत्र आता है वो इसका आपका वत्स महाजनपद के अंतर्गत था। चौथा इसमें शूरसेन है, जो कि राजतंत्र है, मथुरा राजधानी के अंतर्गत ये भी है, और मथुरा के आसपास के रीजन में इसको हम शामिल करते हैं। कौशल की बात करें तो ये भी एक राजतंत्र था, साकेत इसकी राजधानी थी, और अवध के आसपास के एरिया देखा जाए तो इसका विस्तार क्षेत्र है। मल्ल के बारे में देखें तो ये एक गणतंत्र था, इसको ध्यान रखिएगा, मल्ल एकमात्र यहाँ पे गणतंत्र था। ठीक है, 8 में से यहाँ पर देखें यूपी के 8 महाजनपदों में से एक जो था वो कौन सा था, गणतंत्र था, वो आपका था मल्ल महाजनपद, राजधानी कुशीनगर, और कुशीनगर देवरिया के आसपास का रीजन जो था इसका विस्तार क्षेत्र था। इसी तरीके से काशी की बात करें, यह भी एक राजतंत्रात्मक प्रणाली थी, वाराणसी राजधानी थी, और वाराणसी के आसपास का एरिया ही हम देखें तो काशी महाजनपद कहा जाता था। और 8वां इसमें है चेदी, जो कि राजतंत्र था, शुक्तिमती इसकी राजधानी थी, बांदा, और बांदा के आसपास के एरिया यहाँ पर देखें तो आपके उत्तर प्रदेश के ये 8 महाजनपद हैं, पांचाल, कुरु, वत्स, सूरसेन, कौशल, मल्ल, काशी और चेदी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनको एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ज़रूर मान के चलिएगा। इसके अलावा कई बार आपसे यहाँ पे कुछ प्रमुख विवरण आपको अलग अलग क्षेत्रों के पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जो कि देखे जाएँ तो एक तरीके से आपके जैन जो तीर्थंकर हैं उनके बारे में और कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में हैं, जैसे कि हस्तिनापुर के बारे में। यहाँ पे 16वें जैन तीर्थ शांतिनाथ, 17वें तीर्थंकर कुथुनाथ और 18वें तीर्थंकर अरथनाथ का जन्म हुआ। वाराणसी के बारे में भी ऐसा ही है, यहाँ पे 11वें तीर्थंकर श्रेयसनाथ और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म हुआ। अयोध्या क्यों फेमस है, तो यहाँ पे अयोध्या भगवान राम का ये जन्मस्थल है और विष्णु के ये 7वें अवतार माने जाते हैं। मथुरा भगवान श्री कृष्ण के जन्म हैं और विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं, और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि का भी जन्म यहीं हुआ था। और गाजीपुर देखें तो परशुराम का जन्मस्थल है और ये विष्णु के 6ठे अवतार यहाँ पे माने जाते हैं। जैन तीर्थंकरों को लेकर भी आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, कई बार ये जैन तीर्थंकर का जन्म स्थान इत्यादि को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से जैन तीर्थंकर हैं। देखिए, ऋषभनाथ का जन्म हुआ अयोध्या में, अचितनाथ का भी अयोध्या में, संभवनाथ का श्रावस्ती में, अभिनंदन नाथ का अयोध्या में, सुमतिनाथ का अयोध्या में, पद्म प्रभु का कौशाम्बी, सुपार्श्वनाथ का वाराणसी, विमलनाथ का काम्पिल, अनंतनाथ का अयोध्या, मल्लिनाथ का मथुरा। अब देखिए, क्वेश्चन इसमें कई तरीके से देखो पूछा जाता है। कई बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ। तो देखिए, अयोध्या में आपको कई सारे तीर्थंकरों का यहाँ पे जन्म हुआ है। ठीक है, ऋषभदेव का, अजितनाथ का, अभिनंदन नाथ का, सुमंतिनाथ का, अनंतनाथ का। तो यहाँ पर इस तरीके से भी इसको देखना है कि यहाँ पर किस तीर्थंकर का जन्म कहाँ हुआ है, एक से अधिक तीर्थंकरों ने किस क्षेत्र में जन्म लिया है। ठीक है, तो इनको यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से क्षेत्र कैसे कैसे यहाँ पर आपको पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा देखिए, पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी इत्यादि में हुआ था। तो ये 11 जो तीर्थंकर थे 24 में से उनका जो जन्म हुआ था वो यूपी में हुआ था। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा कौन कौन से तीर्थंकर जिनका यूपी में जन्म हुआ था, किस क्षेत्र में हुआ था, अयोध्या में कितने लोगों का हुआ था, या निम्नलिखित में से किसका जन्म अयोध्या में नहीं हुआ था। इस तरह क्वेश्चन आपको यहाँ पे तीर्थंकरों को लेकर पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शिलालेखों को लेकर आपसे हिस्ट्री में काफ़ी बार यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन से शिलालेख कहाँ पाए गए, किसमें क्या उत्कीर्ण रहा है, इसको लेकर प्रश्न आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं यूपी में यहाँ पे कौन कौन से ऐसे शिलालेख या स्तंभ लेख या आपको दुर्ग स्तंभ इत्यादि पाए गए हैं और उनमें किन चीज़ से रिलेटेड रहे, क्या विवरण दिया हुआ है। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले देखिए, अयोध्या शिलालेख है। इस शिलालेख में अयोध्या में प्रथम ईस्वी में हुए पुष्यमृत शुंग के वंशज सम्राट धनदेव का पारिवारिक विवरण इसमें दिया गया है। दूसरा इसमें देखिए अहरौरा शिलालेख है, यह छोटा सा शिलालेख है जो मिर्ज़ापुर के अहरौरा गांव में है। तीसरा देखिए, इसमें शिवलिंग शिलालेख है, ये रेह ग्राम में है। इस शिवलिंग में यहाँ पर देखें तो आपका 4 पंक्तियाँ यहाँ पर अंकित हैं सुरक्षित रूप से अभी भी। ठीक है, सारनाथ स्तंभ लेख को ले लीजिए, जिसे सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया। ये भारत के राष्ट्रीय प्रतीक सिंह जो शेर सिंह है वो इसी के शीर्ष से लिया गया। इसी तरीके से प्रयाग दुर्ग स्तंभ लेख है, इसे अशोक स्तंभ भी कहा जाता है। इस पर देखिए तो समुद्रगुप्त हरिशेन द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति की भारत विजय का विवरण है और अकबर ने इसे स्तंभ को पुनः किले में लगवाया। इसी तरीके से देखिए तो कौशाम्बी शिलालेख है,
ठीक है। कौशाम्बी शिलालेख में सम्राट अशोक की रानी तिष्यरक्षा यानी तिष्यरक्षिता का लेख यहाँ पे उल्लेख मिलता है। ऐसे क्वेश्चन पूछा है दोनों तरीके से कि कई बार ऐसे ये क्वेश्चन खासकर पूछा गया कि सम्राट अशोक की रानी तिष्यरक्षिता का उल्लेख किस शिलालेख में है, तो कौशाम्बी शिलालेख में। कनिष्क के स्तंभ लेख और मथुरा स्तंभ लेख, इन्हें प्रथम शताब्दी के अंतिम चरण के विवरण हैं और ये किस लिपि में है, तो ब्राह्मी लिपि में है। मेरठ स्तंभ लेख की बात करें तो ये इसमें 7 लेख हैं और 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली लेकर यहाँ पे आया। और पिपराहवा धातु लेख अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में है, पिपराहवा ग्राम में है। और कलश पर यहाँ पर अंकित लेख यह सिद्ध होता है कि प्राचीन जो कपिलवस्ती यहाँ पे आपका पिपराहवा था। सोहगौरा कांस्य लेख की बात करें तो ये गोरखपुर जिले में है। कांस्य लेख में मौर्य काल में अकाल से सामना करने हेतु संग्रहित अनाज भंडारों के व्यवस्था का इसमें वर्णन किया गया है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख की अगर बात करें तो इस लेख का निर्माण गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने अपने पिता कुमारगुप्त की स्मृति में करवाया था, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखिए तो उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख युद्धों के बारे में भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, कौन से युद्ध कहाँ लड़े गए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए मिनांडर युद्ध है, 182 ईसा पूर्व है। यह युद्ध यूनानी योद्धा मिनांडर ने यहाँ पे जीता था और इस युद्ध में उसने कृष्ण नगरी यानी मथुरा को अपने कब्जे में कर लिया था। दूसरा जो प्रमुख युद्ध हुआ है वो हूण गुप्त युद्ध हुआ है 484 ईस्वी में, जो तोरमाड़ और मिहिर कुल के नेतृत्व में चीनियों ने मथुरा, कन्नौज, कौशाम्बी पर हमला करके उसे जीता था। इसी तरीके से चंदवार की लड़ाई देखा जाए, चंदवार की लड़ाई यहाँ पे 1194 में इटावा के मोहम्मद गौरी से लड़े गए इस युद्ध में कन्नौज में हुई थी और यह लड़ाई कन्नौज के राजा जयचंद के द्वारा यहाँ पर जीती गई। जयचंद यहाँ पे आपको मारे गए थे इस लड़ाई में। इसी तरीके से देखा जाए तो जौनपुर युद्ध जो 1478 में लड़ा गया और इस युद्ध में बहलोल लोदी ने यहाँ पे जौनपुर पर कब्जा कर लिया था। कन्नौज युद्ध की बात करें तो 1526-27 में बाबर ने लोदियों को हरा करके अवध पर कब्जा किया और मुगल साम्राज्य की स्थापना यहाँ पर की। लखनऊ को उसके पुत्र यहाँ पर देखा जाए तो लखनऊ को उसके पुत्र हुमायूं ने यहाँ पे जीता था। इसी तरीके से कालंजर की लड़ाई की बात करें तो 1545 में हुआ। इस युद्ध में हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हराकर भारत में मुगल सत्ता की स्थापना की थी और इस लड़ाई में शेरशाह सूरी की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। इसी तरीके से जाजमऊ युद्ध की बात करें तो 1765 ईस्वी में इस युद्ध में अवध के नवाब सुजाउद्दौला यहाँ पर अंग्रेजों से हार गए थे। इसके अलावा बनारस के युद्ध की बात करें तो 1780 में देखा जाए तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल हेस्टिंग ने राजा चेत सिंह को यहाँ पे हराया। और मथुरा की लड़ाई की बात करें तो 1804 में जनरल लेक के साथ हुए युद्ध में मराठों ने अंग्रेजों को हराकर मथुरा और आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। मेरठ बगावत की बात करें तो 10 में 1857 को ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ हुआ एक प्रथम विद्रोह जिसे सैन्य विद्रोह घोषित किया गया और ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध से महाविद्रोह की शुरुआत हुई थी। झांसी युद्ध की बात करें तो 1857-58 में रानी लक्ष्मीबाई और जनरल ह्यूरोज की फौज के मध्य युद्ध हुआ था। और इसमें देखा जाए तो झांसी के किले पर अंग्रेजों का यहाँ पे अधिकार हो गया था। रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पर आपको वीरगति को प्राप्त हुई थी। चिन्हट का युद्ध याद होगा 1857 में अवध की बेगम हजरत महल के नेतृत्व में इस युद्ध में अंग्रेजी सेना भाग गई और अवध को स्वतंत्र करा लिया गया और 6 सितंबर 1857 को यहाँ पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया। कानपुर मोर्चे की बात करें तो 1857 में 4 से 25 मई तक चले इस युद्ध में अंग्रेजों को हराकर नाना साहब ने बिठूर के पेशवा का खिताब प्राप्त किया। चलिए अब बात करते हैं भारत के प्रमुख नगरों और उनके प्राचीन नाम को लेकर। कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं उनके उपनामों को लेकर के या उनके प्राचीन नामों को लेकर के। तो आइए देखते हैं यूपी के कौन से शहर हैं जिनके नाम परिवर्तित हुए हैं और उनके प्राचीन नाम क्या थे। देखा जाए तो लक्ष्मणपुर जिसे हम वर्तमान में लखनऊ के नाम से जानते हैं, काशी जिसे वर्तमान में वाराणसी के नाम से जानते हैं, कान्यकुब्ज या नगर महोदय श्री जिसे कन्नौज के नाम से आप जानते हैं, प्रयागराज अब वर्तमान समय में एक बार फिर से प्रयागराज हो गया है, ठीक है, इलाहाबाद के रूप में हम इसे पहले जानते थे, इससे कुछ समय पहले, गोरक्षनगर जिसे गोरखपुर के नाम से आप जानते हैं, कुशीनारा जिसे कुशीनगर के नाम से जानते हैं, अहिछत्र को आज हम रामनगर बरेली के नाम से जानते हैं,
मधुपुरी को आज हम मथुरा कहते हैं। पिपरहवा को आज हम कपिलवस्तु या सिद्धार्थ नगर के नाम से हम बेसिकली जानते हैं। और अयाज शाह यावत को आज हम अयोध्या या फैज़ाबाद के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। ऋषिपत्नम को देखिए तो आज सारनाथ कहते हैं। ब्रह्मसारणी को बरसाना जो मथुरा में है। शूकर क्षेत्र को सोरो कासगंज में जो पड़ता है। श्रावस्ती को देखें तो सहेत महट कहते हैं, श्रावस्ती में है। और काम्पिल जो कंपिल है आपका फर्रुखाबाद क्षेत्र में है। तो यहाँ पर ही आपको पुराने कुछ नामों को हमने देखा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण स्थल, उनके जिला और उनकी विशेषताओं को लेकर, जो कि यहाँ पर किसी न किसी प्रकार की ऐतिहासिकता से या किसी प्रकार के आपके ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के माध्यम से या उनके स्थलियों के माध्यम से या अन्य किसी प्रकार से आपको इनकी ऐतिहासिक महत्व के रूप में हम इन्हें देखते हैं। इसमें पहला है कौशाम्बी है। कौशाम्बी देखिए जो प्रयागराज जिले में है। बेसिकली यहाँ पर देखें तो कौशाम्बी अलग भी है, ठीक है। इसे यहाँ पे हम आद्य नगर के नाम से आद्य नगर स्थल भी कहा जाता है। कड़ा देखें यहाँ पे जो कौशाम्बी में आता है अब, और मलूक दास की यहाँ पे राजधानी है। कालपी को देखिए तो ये जालौन में पड़ता है और बीरबल का ये जन्म स्थान है। बरन को देखिए तो बुलंदशहर में है। इतिहास नगर जियाउद्दीन बर्नी का ये जन्मस्थल है। सराय नाहर को देखिए प्रतापगढ़ में है और मध्ययुगीन सभ्यता से संबंधित यहाँ पे साक्ष्य आपको मिलते हैं, ठीक है। सराय नाहर से देखें तो आपको प्राचीन ऐतिहासिक कुछ अवशेष भी आपको मिले हैं। संभल को देखिए जो मुरादाबाद में है, ये बाबर ने मस्जिद का यहाँ पे निर्माण कराया है। श्रृंगेरपुर की बात करें प्रयागराज में, जहाँ पे श्री राम ने यहाँ एक रात विश्राम किया था। मिश्रिख को देखिए ये सीतापुर में पड़ता है और यहाँ पे महर्षि दधीच का ये आश्रम रहा था। सौरों की बात करें जो काशीनगर में है, काशीराम नगर में, ये यहाँ बाराह भगवान की यहाँ पे प्रतिमा है। भरत कुंड की बात करें तो यहाँ पे अयोध्या में है और भरत जी ने यहाँ पे 14 वर्ष की तपस्या की थी। और बांसा जो कि बाराबंकी में है, यहाँ शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की प्रमुख यहाँ पे मकबरे, दरगाह, मज़ार या समाधियों को लेकर भी आपको कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में हिस्ट्री को लेकर के। तो आइए यहाँ पर ऐसे कुछ मकबरों के बारे में पढ़ लेते हैं। पूछा जाता है जैसे अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा, आगरा में। इत्मादुद्दौला का मकबरा कहाँ है? आगरा में, इत्मादपुर। इसी तरीके सूफी शाह का यहाँ पे मकबरा कहाँ है या फिरोज शाह का मकबरा कहाँ है? फिरोजाबाद में। लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा कहाँ है? गाजीपुर में। बहू बेगम का मकबरा कहाँ है? फैज़ाबाद में। बदायूनी का मकबरा कहाँ है? बदायूं में। सैयद शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह कहाँ है? बाराबंकी में। हजरत शाह की दरगाह कहाँ है? पीलीभीत में। हाजी शरीफ की दरगाह कहाँ है? कन्नौज में। रोशन अली शाह की दरगाह कहाँ है? गोरखपुर में। तो आपको क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं, इसमें आपको मिलान करने को भी दे दिया जा सकता है। एक तरफ आपको इनकी दरगाहों के नाम, दूसरी तरफ उनके स्थलों का नाम, तो वो भी आपको इसमें ध्यान रखना है, एक दो बार रिवीजन ज़रूर कर लेना है। इसके बाद देखिए तो यहाँ पे सलामत शाह की मज़ार बाराबंकी में है। शिया संत काजी नूरुल्लाह की मज़ार आगरा में है। संत शाह मीना की मज़ार लखनऊ में है। हाजी वारिश अली शाह की जो दरगाह है वो आपको बाराबंकी देवा में है। सैयद सालार मसूद गाजी की मज़ार बहराइच में है और अशफाकुल्लाह की मज़ार आपको शाहजहांपुर में है। इसके अलावा कड़क शाह बाबा की मज़ार कौसाम्बी में है। खान अब बहादुर खान की मज़ार बरेली में है। शाहजी मियाँ की मज़ार पीलीभीत में है। दयाल बाग राधा स्वामी की समाधि यहाँ पे आगरा में है। शेख मेहंदी समाधि कन्नौज में और संत कबीर की समाधि यहाँ पे संत कबीर नगर मगहर में पड़ती है। तो यहाँ पे ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कई बार यहाँ पे कुछ राज्य की प्रमुख मस्जिदों के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उनको लेकर भी ध्यान रखें। जैसे कि आलमगीर मस्जिद कहाँ है? वाराणसी में। ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में। जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी में है। आसफी मस्जिद लखनऊ में है। बड़ी जामा मस्जिद भी लखनऊ में अवस्थित है। लाल दरवाजा मस्जिद लखनऊ में अवस्थित है। क्वेश्चन देखिए अब ऐसा भी हो सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद यहाँ पे लखनऊ में नहीं है? उन्होंने आसफी मस्जिद, बड़ी जामा मस्जिद और लाल दरवाज़ा मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद दे दिया। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, आसफी, बड़ी, लाल जामा मस्जिद सभी की सभी लखनऊ में पड़ती हैं, ठीक है। इसके अलावा जामा मस्जिद संभल जौनपुर में भी है। अटाला मस्जिद को लेकर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि जौनपुर में है। झाझरी मस्जिद यहाँ पे जौनपुर में है। बाबरी मस्जिद भी आगरा में है और बादशाही मस्जिद यहाँ पे सुल्तानपुर में है। यहाँ पे मस्जिदों को लेकर के भी यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। किसने कई बार होता है
कहाँ स्थित हैं, किसने बनवाया था, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश स्थित महत्वपूर्ण मध्यकालीन इमारतों के बारे में ये जानकारी है, किसके निर्माता कौन थे, क्योंकि जैसे अभी मैंने कहा कि किसने बनवाया था और कहाँ स्थित है, ये दोनों तरीके के प्रश्न आपसे बनते हैं, पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और फिर भी पूछे जाते रहेंगे। तो यहाँ पर इनके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चलिए देख लेते हैं। पहला, जामा मस्जिद बाबर ने बनवाया, ये संभल में स्थित है। मरियम उज जमानी का मकबरा जिसे जहांगीर के द्वारा बनवाया गया, ये सिकंदरा में है। अकबर का मकबरा भी जहांगीर ने बनवाया, ये भी सिकंदरा में है। इत्मालुद्दौला का मकबरा नूरजहां बेगम ने बनवाया था और ये आगरा में है। दीवाने आम और दीवाने खास यहाँ पे शाहजहां ने बनवाया था, आगरा और दिल्ली दोनों जगहों पर। जो किले हैं, आगरा के किला और दिल्ली के किले, उनमें यहाँ पे दीवाने आम दीवाने खास को शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। जहांगीरी महल को अकबर ने बनवाया, आगरा में। आगरा का किला जो है ये भी अकबर ने बनवाया, आगरा में। ताजमहल का निर्माण यहाँ पे शाहजहां के द्वारा आगरा में कराया गया। जामा मस्जिद भी देखें तो शाहजहां ने बनवाया यहाँ पे, आगरा और दिल्ली दोनों जगहों पर। लाल दरवाज़ा मस्जिद जो है मोहम्मद शाह ने जौनपुर में बनवाया। जामी मस्जिद यहाँ पे हुसैन शाह सरकी ने जौनपुर में बनाया। इसके अलावा अटाला मस्जिद यहाँ पे इब्राहिम शाह शर्की ने जौनपुर में बनाई। झंझरी मस्जिद इब्राहिम शाह शर्की ने जौनपुर में बनाई। जामा मस्जिद अकबर के द्वारा जो बनाई गई वो फतेहपुर सीकरी में है। अब शेख सलीम चिश्ती की का मकबरा ये भी अकबर ने बनवाया, ये भी फतेहपुर सीकरी में ही बनवाया था। इस्लाम खां का मकबरा भी अकबर ने बनवाया, ये भी फतेहपुर सीकरी में ही है। बुलंद दरवाज़ा भी अकबर ने बनवाया, फतेहपुर सीकरी में है। खास महल भी अकबर ने बनवाया, फतेहपुर सीकरी में है। और पंच महल भी अकबर ने बनवाया, फतेहपुर सीकरी में। तो यहाँ पर देखिए अकबर के मोस्टली सारी चीज़ें कहाँ पर उन्होंने बनवा रखी हैं, फतेहपुर सीकरी में। इसी के बीरबल महल, जोधाबाई महल दोनों ही अकबर के द्वारा बनवाए गए, दोनों ही यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में है। इसके बाद अवध के नवाबों को लेकर राजा के और उनके कालक्रमानुसार देखा जाए तो पूछा ज़रूर जाता है, कब कौन शासक रहा, कितने समय तक रहा, किसके बाद कौन सा शासक बना। ठीक है, राजा की उपाधि किसे कब दी गई, अंतिम नवाब कौन था, पहला नवाब कौन था, पहले राजा कौन थे, अंतिम राजा कौन थे, अंतिम शासक कौन थे। इस तरह क्वेश्चन आपको काफ़ी सारे यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्नों का भी उत्तर चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, उस घटनाक्रमों को देखेंगे। पहला देखिए यहाँ पे नवाब थे अवध के, वो सआदत खां जिन्हें बुरहानुल मुल्क भी कहा जाता है। अवध के संस्थापक यही थे, कई बार इसे पूछा था अवध के संस्थापक कौन थे, कब से कब तक शासन किया, तो 1732 से 1739 तक। दूसरे नवाब बने सफदरगंज और ये 1739 से 1753 तक इन्होंने शासन किया। इसके बाद तीसरे नवाब बने शुजाउद्दौला जो 1753 से 1775 तक शासन इन्होंने किया। चौथे नवाब बने आशफुद्दौला जो 1775 से लेकर 1797 तक इन्होंने शासन किया। पांचवें नवाब जो वजीर अली बने, सिर्फ 4 महीने तक शासन किया इन्होंने, 1797 से 1798 तक। छठे नवाब बने यहाँ पे सादत अली खां जो 1798 से बनते हैं और 1814 तक रहते हैं। सातवें नवाब और अंतिम नवाब जो थे वो गाजीउद्दीन हैदर थे जो 1814 से लेकर के 1819 तक शासन किया। अब यहाँ पे इसलिए चीज़ को ध्यान रखिएगा, 1819 में ही ब्रिटिश सरकार ने राजा की उपाधि से सम्मानित किया और अपने खानदान के प्रथम राजा कहलाए आपके गाजीउद्दीन हैदर। तो अंतिम नवाब भी थे और प्रथम राजा दोनों ही आपके कौन थे, गाजीउद्दीन हैदर। तो नवाबों के बाद राजाओं के कालक्रमों को भी देख लीजिए। पहले राजा गाजीउद्दीन हैदर 1819 से 1827। दूसरे राजा नासिरुद्दीन 1827 से 1837। तीसरे राजा मोहम्मद अली शाह 1837 से 1842। चौथा शासक राजा के यहाँ राजा अहमद अली शाह 1842 से 1847। और पांचवा और अंतिम यहाँ पे जो राजा थे वो वाजिद अली शाह थे 1847 से 1856। फरवरी 1856 में राजा को पदच्युत कर अंग्रेजों ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। चलिए अब अगला यहाँ पे देखिए, प्रदेश के विभिन्न नगरों के संस्थापकों को लेकर भी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उनके प्रश्नों का भी जवाब आपके पास होना चाहिए। जैसे लखनऊ की यहाँ पे देखिए संस्थापना की सादत खान ने 1722 में। कानपुर की स्थापना हिंदू सिंह ने 1750 में। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया 1504 में। इलाहाबाद या प्रयागराज की स्थापना अकबर ने 1572 में किया। जलालाबाद की यहाँ पे आपको देखा जलालाबाद की यहाँ पे अकबर के द्वारा अंबेडकर नगर में किया गया। इसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो वही है जजाजाबाद अकबर ने। झांसी यहाँ पर वीर सिंह देव ने यहाँ पर किया था। फरुखाबाद की स्थापना मोहम्मद शाह ने की।
गाजियाबाद की स्थापना गाजिउद्दीन हैदर ने 1740 में की। इसके अलावा अलीगढ़ की स्थापना देखा जाए तो डोर राजपूतों के द्वारा की गई थी, जबकि जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई। इसी तरह फतेहपुर सीकरी को देखें तो अकबर के द्वारा 1559 से 1570 के बीच इसकी स्थापना कराई गई। फतेहपुर अयोध्या देखा जाए तो यहाँ पे मोहम्मद शाह ने 1739 में इसको बसाया। गोंडा की स्थापना जहांगीर ने की। फिरोजाबाद को फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। जहांगीर और गोराबाद को यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। अनूप शहर को राजा अनूप ने बनाया। 18 पे नंबर यहाँ मुबारकाबाद जो है वो मुबारक शाह के द्वारा बनाया गया था। और शाहजहांपुर को यहाँ पे शाहजहां के द्वारा और फतेहाबाद को फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया। तो ये यहाँ पे आपको अकबरपुर को अकबर ने और आजमगढ़ को औरंगजेब के द्वारा बनवाए गए आपके प्रमुख नगरों और उनके संस्थापक राज्यों या शासकों के यहाँ पे नाम। इसके अलावा इतिहास में अगर हम देखें, हम प्राचीन के बाद मध्यकालीन भारत और मध्यकालीन के भारत के बाद आप आधुनिक भारत की ओर आएँ तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रखती है, जहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, जैसे कि इनकी अध्यक्षता किसने की, और उसके विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में कौन से कब निर्णय लिए गए, किसका आयोजन कहाँ हुआ। तो चलिए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन आयोजित किए गए, इसके अध्यक्ष कौन थे, कब आयोजित किए गए और इनका विवरण क्या रहा, क्या इंपॉर्टेंट रहा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 1888 में प्रयागराज में जॉर्ज यूल ने प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जिन्होंने अंग्रेजों के प्रति कांग्रेस के स्वभाव में परिवर्तन आया। 1892 में प्रयागराज में ही यहाँ पे व्योमेश चंद्र बनर्जी यहाँ पर आपको इसकी अध्यक्षता करते हैं और इसमें यहाँ पे मुद्रा नीति सुधार को लेकर का बात की गई, यहाँ पे चर्चा की गई। 1899 में देखें तो यहाँ पे लखनऊ में इसका आयोजन किया गया रमेश चंद्र दत्त के द्वारा और कांग्रेस के संविधान को यहाँ पे स्वीकार किया गया था। इसको इम्पोर्टेंट के तौर पे यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 1905 में बनारस में यहाँ पे इसका आयोजन किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई और गरम दल और नरम दल के बीच अध्यक्ष व प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत के प्रस्ताव को लेकर मतभेद था। तो ये भी काफ़ी बार यहाँ पर आपसे पूछा जाता है। ये मैं स्टार लगाता चल रहा हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है। 1910 में प्रयागराज में ही यहाँ पर एक बार फिर से आयोजन किया गया और इस बार विलियम वेडरबर्न यहाँ पर इस अधिवेशन की यहाँ पे अध्यक्षता कर रहे थे। इसमें देखिए तो भारतीय प्रेस एक्ट और देशद्रोही सभा अधिनियम को यहाँ पे वापस करने की मांग यहाँ पर की गई थी। 1916 में देखा जाए तो लखनऊ में यहाँ पर अधिवेशन का आयोजन किया गया। अंबिका चरण मजूमदार यहाँ पर देखे जाए तो आपके अध्यक्ष रहे और कांग्रेस के विभाजित गुट मिले। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच यहाँ पे समझौता हुआ। इसी तरीके से 1925 में कानपुर में सरोजनी नायडू ने यहाँ पर अध्यक्षता करती हैं, जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। 1936 में एक बार फिर से लखनऊ में आयोजित किया गया और जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर इन्होंने अध्यक्षता की और देखा जाए तो नेहरू ने प्रथम बार वैज्ञानिक आर्थिक अर्थों में साम्यवाद की यहाँ पर आपको व्याख्या की थी। 1946 में मेरठ में जेबी कृपलानी के द्वारा संता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ पर बने रहे। चलिए बात करते हैं राज्य में किसान सभा और उनके आंदोलनों को लेकर के। कुछ प्रमुख किसान सभाएं और आंदोलन जो यहाँ पर यूपी में आपको संचालित हुए। पहला है यहाँ पे अब उत्तर प्रदेश किसान सभा जो 1918 में गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय के माध्यम से यहाँ पर इनके स्थापक या प्रवर्तक रहे इस सभा के। दूसरा अवध किसान सभा जिसकी स्थापना 1920 में की गई और बाबा रामचंद्र के द्वारा प्रतापगढ़ में इसकी स्थापना की गई। तीसरा एका आंदोलन जो 1921 में मदारी पासी के द्वारा लगान में वृद्धि के विरुद्ध यहाँ पे अंग्रेजों के विरुद्ध यहाँ पे किया गया। और चौथा अखिल भारतीय किसान सभा जो 1936 में स्वामी सहजानंद, एजी रंगा, इंदु लाल याग्निक के नेतृत्व में लखनऊ में यहाँ पे स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश के नामकरण की स्थितियों पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए लीजिए। 14 नवंबर 1834 में देखिए तो मैं ये आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण करने से बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था और आगरा प्रेसिडेंसी से नाम दिया गया था। उसके बाद 1 जनवरी 1836 में इसका नाम बदलकर उत्तर पश्चिमी प्रांत किया गया और इसका मुख्यालय यहाँ पे आगरा बनाया गया। 3 अप्रैल 1858 में देखे तो इस प्रांत का मुख्यालय आगरा से बदलकर इलाहाबाद यानी कि वर्तमान में प्रयागराज कर दिया गया था। और 15 फरवरी 1870 तक अवध का प्रशासनिक न्याय के मुख्यालय लखनऊ में, उत्तर पश्चिम प्रांतों का मुख्यालय इलाहाबाद यानी प्रयागराज में रहा। इन दोनों प्रांतों का एकीकरण कर इस प्रांत का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत अगर आगरा और अवध कर दिया गया 15 फरवरी 1877 को। उसके बाद 22 मार्च 1902 को देखें इसका नाम बदलकर आगरा अवध संयुक्त प्रांत किया गया। 3 जनवरी 1921 को देखें इसका नामकरण ब्रिटिश भारत के संयुक्त प्रांत कर दिया गया।
1 अप्रैल 1937 को इसका नाम संक्षिप्त करके सिर्फ संयुक्त प्रांत कर दिया गया। 1 अप्रैल 1946 को प्रदेश में स्वशासन प्रारंभ किया गया। 24 जनवरी 1950 को स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात इस क्षेत्र का नाम बदलकर कर दिया गया उत्तर प्रदेश, और इसी दिन हम मनाते हैं 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में। 26 जनवरी 1950 को देखें तो भारत एक गणतंत्र बनने के साथ यह गणतंत्र भारत का एक राज्य यहाँ पर बन गया, और 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से यहाँ पे उत्तराखंड राज्य अलग हो गया। इस तरीके से देखिए आपका हिस्टोरिकल बेसिस, हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी जीके रहा है, प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक के विभिन्न घटनाक्रमों से रिलेटेड आपको सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और यहाँ से हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं यूपी बेसिस, तो इनको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। स्टैटिक बेसिस यहाँ पे आपको ये टॉपिक हिस्ट्री का दे दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी के वीडियो भी लेकर आएंगे, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स का वीडियो भी आपको यहाँ पर मास्टर करंट अफेयर्स वीडियो के सीरीज़ के तहत यहाँ पर यूपी स्पेशल का आपको 16 महीने का यहाँ पे करंट अफेयर्स भी दिया जाएगा। तो इस कड़ी में ये पहला वीडियो है। अगले 4 वीडियो भी अगले कुछ दिनों में ही आपको, अगले कुछ हफ्तों में यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तब तक यहाँ पे से अच्छे से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा और सारे डेटा को 2 से 3 बार जरूर पढ़िएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।